बिना एक सेकंड गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाऊंगा। और इस मैथ सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक लेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। बट इसके पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे दूं कि सीबीएसई ने जो नए चेंजेस किए हैं उसमें वो लेवल 1 एंड लेवल 2 की बात कर रहे हैं। लेवल 1 में वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेंगे और लेवल 2 में वो एडवांस पूछेंगे, बट ये वाला पेपर अलग से वो कंडक्ट करेंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आपकी पढ़ाई सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के और कुछ क्वेश्चन करके काम नहीं चलेगा, जिसको वो रोट मेमोराइजेशन कह रहे हैं। बोल रहे हैं इसको बंद करो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पढ़ाई स्टार्ट करो, जिसमें जो भी चैप्टर आप सीखो उस चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है जरूर जानो। वो चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट का सिर्फ डेफिनेशन मत पता करो, ये पता करो कि अगर आप उस टॉपिक को सीख लिया तो रियल लाइफ में आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर आप ये सीख जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं अपने द लर्निंग शिफ्ट चैनल पे डालूंगा। 12 वीडियोस के सीक्वेंस में आप A to Z चेंजेस जान जाएंगे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बच्चों के लिए लाए हैं। आप अगर इनके वेबसाइट पे जाएं cbseacademic.nic.in और इस वाले पे क्लिक करें तो आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा और उस पीडीएफ में वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारी बातें समझा दिए हैं कि कैसे अब वो अपने पूरे करिकुलम को लेके चलने वाले हैं, स्पेशली फॉर 9th एंड 10th क्लास। ये फाइल है, अभी मैं ये फाइल पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि मैं आपका एक सेकंड भी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करूँगा। इस एआई एरा में एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और हम लोगों का टॉपिक है रियल नंबर। बट रियल नंबर की कहानी स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर से, जो वो कहानी काउंटिंग नंबर्स भी कही जाती थी। इसके बाद जब इसमें आपने ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया तब ये होल नंबर कही जाने लगी। होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूडेड था और काउंटिंग नंबर तो था ही। कहानी थोड़ी और बढ़ी और जब आपने लॉस को या फिर टेम्परेचर को ठीक से समझाने के लिए नंबर्स का नेगेटिव नंबर बनाना स्टार्ट किया, मतलब 1 2 3 तो थे ही काउंटिंग नंबर में, ज़ीरो इंक्लूड करके आपने होल नंबर बना लिया था, बट आपने उसके साथ इंट्रोड्यूस किया -1 -2 -3 और इस पूरे क्लब को आप इंटीजर कहने लगे। और कहानी इंटीजर तक नहीं रुकी, कहानी आगे बढ़ी और आगे बढ़ के ये कहानी पहुंची पार्ट्स पे, फ्रैक्शन पे। सवाल ये पूछा जाने लगा कि अगर एक केक है और उसका मैंने 4 इक्वल पीसेस करके एक पीस खा लिया तो मैं कितना खा लिया। तो जब तक ये केक सिंगल केक था तब हम कह रहे थे 1 पीस था और इसके 1 पार्ट हमने किए, तो 1 केक का 1 पार्ट 1/1 जिसकी वैल्यू 1 ही आती थी। पर जब आप इस एक के 1/4 पार्ट को खा लिए, जब आप इस केक के 1/4 पार्ट को खा लिया तो इसको मैथ्स में कहने का लैंग्वेज आपने ये बनाया कि आपके पास केक तो था 1 बट उसके आपने 4 पार्ट्स कर दिए। तो इसको लिखने का तरीका था 1/4, क्योंकि ऐसे 1/4 पार्ट्स को आप अगर एक जगह इकट्ठा कर देते तो इसका वापस वैल्यू 1 ही आता। जिन बच्चों को की बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या उनको लगता है बहुत कमज़ोर है, तो बच्चों जैसा करके जब देखेंगे तो रिज़ल्ट वही मिलेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, 4/4 दैट इज़ 1।
तो देखिए, अब एक मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या डिफरेंस है 1/1 में इस केक वाले कंटेस्ट में और 4/4 में। तो ध्यान दीजिए, 1/1 कह रहा है कि आपके पास केक है 1 और दिया गया किसी 1 पर्सन को, और इसका मतलब ये है कि आपके पास 4 केक्स हैं और 4 डिफरेंट पीपल को दिया गया, 4 डिफरेंट पीपल को दिया गया। तो मजा तो जो इस वाले केस में आया वही मजा इस वाले केस में आया, क्योंकि इस वाले में मैथ्स 4/4 कर रही थी, बट केक भी तो 4 थे, अगर 4 लोगों को खिलाने थे तो इसमें हर इंसान को एक एक मिला, और इस वाले में भी हर इंसान को एक मिला। इसलिए लॉजिकली अगर रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके इसको आप सोचते हैं तो 1/1 इज इक्वल टू 4/4, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के रास्ते से फ्रैक्शन तक पहुंच गए। हमारी कहानी नंबर सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके नेचुरल नंबर्स के रास्ते, होल नंबर होते हुए, इंटीजर्स को समझते हुए फ्रैक्शन पे जा चुकी है। और इस फ्रैक्शन पे बच्चे सीखने लगते थे 9th क्लास में रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के डेफिनेशन को रट्टा लगा लेते थे। वो क्या थे डेफिनेशन? वो ये कहते थे कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाए जहां पे Q0 ना हो, Q0 ना हो। 9th क्लास के लेक्चर में इस पर डिटेल में डिस्कशन हुआ कि Q0 क्यों ना हो। अगर एकदम झटके से समझना चाहते हैं तो मेरे पास एक कहानी है आपके लिए। वो कहानी ये है कि 10/10 में लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 1, और 10/5 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 2। अगर 10/2 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 5, और 10/1 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 10, और 10/0.1 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 100, और 10/0.01 लिखूं आंसर क्या आएगा, 1000। तो आप एक चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। इस वाले केस में ये 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कहानी में, इस पूरे सीरीज में न्यूमरेटर हमारा फिक्स है भैया 10, लेकिन डिनोमिनेटर आप ध्यान दीजिए लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है, और इस घटने की वजह से ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, बट अभी भी ये 0 नहीं हुआ। तो जब डिनोमिनेटर अप्रोच करने लगता है 0 को, तो P/Q की वैल्यू अप्रोच करने लगती है इन्फिनिटी को, इनफाइनाइट को। तो ये एक सस्ता सा जुगाड़ था जिसमें आप ये समझ सकते थे कि Q0 क्यों नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो बेसिक पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मैंने बोला था कि आपको फालतू की कहानियां सुना के, आपको फालतू के टेंट्रम यहाँ दिखा के इस AI एरा में मैं अपने बच्चों का प्रीसियस टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं एक ऐसे नंबर पे के बारे में जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है वो क्या है, तो उसमें एक ऐसा नंबर है कि लेट अस सपोज ये सर्कल है, तो सर्कल होगा तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, दैट इज d। अगर इस डायमीटर की लेंथ को अगर इसके सरकमफ्रेंस पे मैं चलूं तो ये d कुछ यहां पे खत्म हो जाएगा, ये d कवर कर लिया हमने। फिर चलेंगे तो ये कहीं यहां पे खत्म हो जाएगा, एक दूसरा d चल लिया। फिर जब हम इसको चलेंगे तो ये कहीं यहां पे खत्म हो जाएगा, थर्ड d हो गया। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, जब इसको चेक किया गया तो ऐसा हमें मिला कि ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका d के साथ एक रिलेशन है, वो अप्रॉक्स
डी का 7th पार्ट रह जाता है, ये वाला पार्ट। प्रैक्टिकली करके कई सारे छोटे सर्कल्स, बड़े सर्कल, बहुत बड़े के सर्कल, बहुत छोटे सर्कल के साथ जब रिपीट करके किया गया, तो अगर यहाँ से डी 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 स्टार्ट करके देखते थे तो जो पोर्शन छूट जाता था वो d/7 ही होता था, के आस पास होता था, नॉट एग्जैक्टली, के आस पास। तो जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, जब इसको सॉल्व किया, सरकमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ए बाउंड्री। तो जब यहां से चला तो हमें मिला d, फिर क्या मिला d, फिर क्या मिला d, फिर क्या मिला d/7। मैंने बताया ये अप्रॉक्स हमने d/7 लिया था, वो 3 डिजिट अपॉन 3 डिजिट वाली कहानी है। फॉर द सिंप्लिसिटी मैं आपको ये बता रहा हूं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथ्स लगा के, तो d/1 d/1 d/1, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे आप, 7, और ये क्या हो जाएगा 7d 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 प्लस क्या, सिंपली d। तो ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 14 14 7 21 और d 22d/7। तो ये जो वैल्यू मिली थी एग्जैक्टली 22/7 नहीं मिली थी, ये एक ऐसी वैल्यू मिली थी जो टर्मिनेट ही नहीं हो सकती थी। अब ये लाइन याद रखिएगा कि टर्मिनेट नहीं हो सकती थी का क्या मतलब है। अब उसको मैं किसी दूसरे पेज पे समझाता हूं, वापस आके आपको कहानी सुनाऊंगा। देखिए मार्केट में 3 टाइप के ही P/Q हैं। P/Q अगर लिखा हुआ तो मार्केट में 3 ही टाइप के हैं। पहला टाइप है 1/8, दूसरा टाइप है 1/3 और तीसरा टाइप है 1/7। जब आप 1/8 की डेसिमल एक्सप्रेशंस को ढूंढेंगे, डेसिमल वैल्यू को, तो जब 1 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.0182026040540 काम खत्म। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.125। लेकिन जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 0.391391391 और ये चलता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा 0.333 चलता जाएगा। फिर आपको अब करना है 7 वाली कहानी। जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। 0.1730428 करके देख लेना यार, यही मिलेगा। 2, 14, 6, 0, 8, 56, 4, 0, 5, 35, 5, 0, 7, 49, 1 ले 1 से कहानी स्टार्ट हुई थी, 1 पे आके खत्म हुई। इसका मतलब इसके बाद फिर से ये डिजिट रिपीट होगी 142857 142857। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.14287 बार का मतलब होता है ये वाली स्ट्रिंग नंबर का ये गुच्छा रिपीट करता जाएगा, कभी खत्म नहीं हुआ। तो देखिए इस वाले टाइप में क्या हुआ, इस वाले टाइप में जब डिवाइड किया तो नंबर टर्मिनेट कर गया, ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर गया। तो ये बोलेंगे इस P/Q का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है। टर्मिनेट कर गया तो रिपीट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये जो 0.3 बार है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा बट रिपीटिंग है, 3333 रिपीट कर रहा है। और इस वाले केस में ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग कोई डिजिट नहीं है, पूरा एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। तो इसलिए ये एक टाइप हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये रिपीटिंग है ना। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट रिपीट क्या कर रहा है,
रिपीट कर रहा है, एक स्ट्रिंग, एक गुच्छा। तो ये जो 3 डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसके अलावा अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं 0.10110111011110 एंड सो ऑन। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या रिपीट कर रहा है? क्या रिपीट कर रहा है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही वो जो मैं आपको कहानी सुना रहा था ये वाली, इसमें ये जो वैल्यू आई थी वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं आई थी। अगर आई होती तो ये इसको हम क्या लिख सकते थे? 22 इंटू 1/7, और 1/7 को हम क्या लिख सकते थे? 0.172857, और इसको अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर देता तो ऐसा ही कुछ आता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट जो वैल्यू मिली थी वो वैल्यू ना टर्मिनेट हो रही थी ना रिपीट हो रही थी, तो उसको हमने ये माना कि वो रेशनल नंबर हो नहीं सकता। रेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि रेशनल नंबर होता तो ये जो 3 क्लासेस थे 1, 2 और 3, इसमें से कुछ होना चाहिए था। इस कैटेगरी में जो भी आएगा उसको हम रेशनल नहीं कहेंगे, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, पाई आ जाता है एंड सो ऑन। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि कैसे हमारी कहानी नेचुरल नंबर से होल नंबर के रास्ते इंटीजर से होते हुए रेशनल और इरेशनल की कहानी समझते हुए रियल नंबर पे पहुंच गई है, और रियल नंबर को इन डेप्थ में पढ़ना ही हमारा काम है। अब इस लेक्चर को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बट मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पे देख के बताएं कि हम कितने मिनट का लेक्चर ले चुके हैं। अगर मुझे लगेगा कि हमारे बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है तो मैं फिर कितने मिनट हो रहे हैं? 17 मिनट्स हो रहे हैं। वी हैव टाइम टू कंटिन्यू। अब आगे मैं बताना चाहता हूं कि LCM और HCF में क्या फर्क होता है। अब आप सोचेंगे कि 10th क्लास में अब आप मुझे ये सिखाएंगे। हाँ जी, ये सिखाऊंगा। यूँ सिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं और मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि यार तुम्हें ये भी नहीं पता। तो मैं अपने ऑनलाइन दोस्तों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट हों वो क्लियर हो। LCM क्या होता है समझाते नहीं हैं लोग ठीक से, और एप्लीकेशन करवाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या, अगर लेट अस सपोज 2 और 4 दो नंबर है, ठीक है, तो LCM कहता है कि एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढ लो, एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढ लो जिसको 2 भी डिवाइड कर दे और 4 भी डिवाइड कर दे। ये होता है LCM इन दो नंबर्स का। HCF क्या कहता है? HCF कहता है कि अगर 2 और 4 है तो एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढ लो, एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढ लो जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। क्या कितनी कमाल की बात है, एकदम कोर कॉन्सेप्ट समझ लो आप। LCM कहता है, LCM of a 2 number says कि find out the smallest number which can be divisible by the given numbers, and HCF says find out the biggest or largest number who is having capability to divide the given numbers. This is what the story of LCM and HCF. तो अब आते हैं L का मतलब होता है लीस्ट,
ये होता है कॉमन और ये होता है मल्टीपल। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि एलसीएम का रियल मतलब क्या होता है। लेट अस सपोज ये 2 है, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 2 इंटू 3 क्या होगा 6। तो ये जो है ये 2, 4, 6 ये सब 2 के मल्टीपल्स होंगे। 2 के क्या होंगे मल्टीपल्स। क्या मतलब कि 2 में हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ये पा सकते हैं। तो 2, 4, 6 2 के क्या हुए मल्टीपल्स हुए। ओके, तो m मतलब मल्टीपल और मल्टीपल का मतलब मैं समझा दिया। कॉमन मतलब दोनों में सेम हो और लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो अब यहां आ जाइए, हम 2 और 4 के लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे थे। तो पहले इसके कुछ हम बना लेते हैं मल्टीपल्स, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और इसके बना लेते हैं कुछ मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16 और देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। ले मिल गया कॉमन 4। तो इसका अगर 2 और 4 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना होगा, द आंसर विल बी 4। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि HCF का क्या मतलब है सेम केस में, सेम एग्जाम्पल में। तो HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, लेट अस सपोज 6 है, तो 6 कहता है कि कौन कौन से नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ये 6 बना होगा। तो प्राइम नंबर सबसे बेस्ट होता है कि वो प्राइम नंबर्स ढूंढो जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये 6 बना होगा। तो ये तो बहुत आसान है, 1, 2 और 3। और ये आपको कैसे मिलेंगे, आप इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। अगर ये 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मिलेगा। आसानी से आपको 1, 3, 2 ये मिल गया। तो ये क्या है फैक्टर्स। तो काम करो 2 और 4 के फैक्टर्स निकाल दो। तो 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 और 2, और 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1, 2 और 2। 1, 2 और 2 क्यों, क्योंकि 1 इंटू 2 से बन जाएगा 2 और 1 इंटू 2 इंटू 2 से बन जाएगा 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1, 2, 1, 2। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा, कॉमन और फैक्टर दोनों के फैक्टर किए और कॉमन लेके निकल गए, तो इसका आंसर आएगा 2। तो हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ के डेफिनेशंस बताए, उसका सिग्निफिकेंस बताया और बताया कि वह कैसे काम करता है। अब आगे की क्लास में आपको इक्लिप्स, डिवीजन, लेमा और इसके बाद में आपको सिखाऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, कल मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब।